शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, आरबीआई जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं। इसकी ब्रीफ में हम हिस्ट्री जानेंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। एक कानून के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसके लिए लाया गया था आरबीआई एक्ट 1934। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक वाज इनिशियली इस्टेब्लिश इन कलकत्ता। शुरू में इसका जो ऑफिस था, सेंट्रल ऑफिस, उसको कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन इसको बाद में परमानेंटली मूव कर दिया गया था मुंबई में 1937 में। 1935 में इसकी स्थापना होती है, 1934 में एक्ट लाया जाता है और 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है उसको चेंज करके मुंबई कर दिया जाता था। पहले इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में। द सेंट्रल ऑफिस इज वेयर द गवर्नर सिट्स एंड वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। तो केंद्र का मतलब क्या है? केंद्र का मतलब ऐसा है कि जहाँ पर गवर्नर बैठ करके काम करेगा और जहाँ पर भी पॉलिसी बनाई जाएंगी उसको हम कहेंगे सेंटर। बताया जा रहा दाऊ ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड सिंस नेशनलाइजेशन इन 1949 द रिजर्व बैंक इज फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताया जा रहा है 1949 से जब नेशनलाइजेशन हुआ था, रिजर्व बैंक जो है पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर में आ गया है। प्रियम्बल की यदि हम बात करें तो इसका क्या क्या उद्देश्य है? टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट। बैंक नोट जो इशू किए जाते हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है। कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद ए व्यू टू सिक्योरिटी मॉनेटरी स्टेबिलिटी। इसके अलावा कुछ हिस्सा बैंकों का ही अपने पास रखता है ताकि कभी इमरजेंसी की कंडीशन में बैंकों की हालत ख़राब होती है तो वो इससे क्या हो सके, इस पैसे से अपने आप को उबार सके। इसके अलावा रिजर्व बैंक का काम है जनरली ऑपरेट करना करेंसी सिस्टम को। इसके अलावा हमारा जो क्रेडिट सिस्टम है कंट्री का, टू इट्स एडवांटेज। आगे बताया जा रहा है टू हैव ए मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंज ऑफ एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। जब भी हमारी इकोनॉमी की हालत डाउन होती है, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, मार्केट में पैसा ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कम करने का काम, इस प्रकार से पॉलिसी डिसाइड करने का काम आरबीआई ने अपने अंडर में ले लिया है। टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करने का काम आरबीआई करता है। वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमें ग्रोथ बनी रहे। आरबीआई के स्ट्रक्चर की बात करें तो रिजर्व बैंक्स अफेयर्स आर गवर्न बाय ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पर मेन लोग रहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ से इसकी गवर्निंग होती है। द बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये जो बोर्ड है इसका गठन करता है भारत की सरकार इन कीपिंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से इनको अपॉइंट किया जाता है। द डायरेक्टर आर अपॉइंटेड या फिर नॉमिनेटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, और इनका कार्यकाल रहता है 4 साल का। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ऑफिशियल डायरेक्टर, जिसको हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। फुल टाइम की बात करें, गवर्नर और नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर। एक गवर्नर रहेगा पूरे टाइम के लिए फुल टाइम वाला, और और रहेंगे 4 डिप्टी गवर्नर। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर की बात करें तो इसको नॉमिनेट किया जाता है सरकार के द्वारा। 10 डायरेक्टर रहेंगे अलग अलग फील्ड के और 2 रहेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल। अदर की बात करें तो 4 डायरेक्टर रहेंगे, एक रहेगा 4 लोकल बोर्ड से, जिसको रीजनल हम कहते हैं। इसके मेन फंक्शन यहाँ पर बताए जाते हैं। पहला जो है मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है, मॉनेटरी मनी से रिलेटेड किस प्रकार से अपने आप में ये अधिकार रखता है उसको बताया जा रहा है। इट इम्प्लीमेंट्स एंड मॉनिटर द मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। मतलब कि मार्केट में महंगाई को ध्यान रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी को निर्धारित करता है। यहाँ पर बताया जाता है कि एक अमेंडमेंट किया गया था आरबीआई एक्ट 1934 में 2016 में, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। इसका मतलब ये है कि आरबीआई 4 से +-2, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6% महंगाई होना चाहिए और कम से कम 2% महंगाई का टारगेट इसने रखा था, जिसको हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं, टारगेटिंग सिस्टम। एक बात यहाँ पर और भी न्यू जोड़ी गई थी, वो थी सेक्शन 45ZB ऑफ द अमेंडमेंट आरबीआई एक्ट 1934, जो ये प्रोवाइड करता है, इसको एम्पावर्ड करता है, इसको पावर देता है कि ये 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाए टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। केंद्र सरकार एक कमेटी बनाएगी, एमपीसी बनाएगी, उसके लिए एक नोटिफिकेशन देना पड़ेगा ऑफिशियल गजट के माध्यम से। मॉनेटरी पॉलिसी की यदि हम बात करें तो इसको क्रिएट किया गया था 2016 में। इट वाज क्रिएटेड टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी डिसाइडिंग मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब कि
यदि हम मौद्रिक नीति बना रहे हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, लोगों को जानकारी होना चाहिए, लोगों के सामने होना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए इस मॉनिटरी कमेटी की स्थापना की गई थी। इसके अलावा बताया जाता है ये जो कमेटी है वो डिटरमाइन करती है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। कितनी इन्फ्लेशन चल रही है उस हिसाब से हमें ब्याज की दर कितनी रखना चाहिए बैंकों के पास। आरबीआई को अपने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की क्या दर होना चाहिए, ठीक है, इसका डिसाइड करने का काम ये करता है। एमपीसी डिटरमाइन करता था पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। बताया जाता है कि कमेटी में कौन कौन रहेंगे, इसमें 6 मेंबर रहते हैं, ठीक है, इसके रहते हैं टोटल 6 मेंबर, और इसमें जो गवर्नर रहेगा वो काम करता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में। 3 मेंबर्स आर फ्रॉम आरबीआई एंड 3 आर सिलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। 3 रहते हैं आरबीआई से और 3 जो रहते हैं उनको गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है, 3 मेंबर। इन्फ्लेशन टारगेट इज टू बी सेट वंस इन 5 ईयर। इन्फ्लेशन का टारगेट 5 साल में एक बार हमको तय करना रहता है। इट इज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ करके निर्धारित करते हैं 5 साल के लिए कि इन्फ्लेशन का टारगेट हम इतना रखेंगे। करेंटली इन्फ्लेशन का टारगेट रखा गया है 4% ±2 टिल 31 मार्च 2021। इसके अलावा भी और कई सारे काम बताए जाते हैं, जैसे कि रेगुलेटर और सुपरवाइजर का काम करता है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या हो गया, ब्रॉड पैरामीटर ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, जिसमें कंट्री का जो बैंकिंग है और फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है, जैसे कि लाइसेंस इशू करना, कोई भी ब्रांच खोलना है, लिक्विडिटी ऑफ एसेट, एसेट की लिक्विडिटी बनी रहना चाहिए, अमलगेशम ऑफ बैंक, बैंकों को आपस में मर्ज करना है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर में चली जाती हैं, इन सबको रेगुलेट और सुपरवाइज करने का काम करता है हमारा आरबीआई। इसके अलावा यहाँ पर तीसरे नंबर में इसका काम बताया जाता है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने का काम भी आरबीआई के अंडर में आ जाता है। ये मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया को। ये फैसिलिटेट करता है एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट सिस्टम को एंड प्रोमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंडिया। इसके अलावा मेंटेन करने का काम करता है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपीज़ की, रुपया डॉलर के मुकाबले कितने रुपए होगा उसको भी मेंटेन करने का काम करता है आरबीआई। आरबीआई इशू करता है करेंसी इशूज एंड एक्सचेंजेस और डिस्ट्रॉय करेंसी एंड कॉइन नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। इशू भी करेगा, एक्सचेंज भी करेगा, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है करेंसी को एंड कॉइन्स को नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन, जो कि सर्कुलेशन के लिए फिट नहीं है, तो वो भी किसके अंडर में चला गया, आरबीआई के अंडर में। तो इस प्रकार से हमने देख लिया है आरबीआई के बारे में एकदम डिटेल्ड में डिस्कशन। जब भी आरबीआई आएगा हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे, इतना ज़्यादा इसको हम रिवाइज करते रहेंगे कि हमको मुंह जबानी याद हो जाए, इतना ज़्यादा रिवीजन हमको करना है। बताया जा रहा है कि आरबीआई सरप्राइजेस विद 40 बीपीएस रेट इंक्रीज एमिड इन्फ्लेशन अलार्म। अब देखिए यहाँ पर 40 बीपीएस रेट इंक्रीज कर दिया गया है, जबकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन मौजूद है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिकमिंग एक्यूट, और जो इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो बढ़ते ही जा रहा है। रिजर्व बैंक इंडिया ने एक सडन मूव लिया है वेडनेसडे को दिन, इसने राइज कर दिया है रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट, ठीक है। अब ये हो गया है 4.4%, सीटिंग इन्फ्लेशन दैट वाज ग्लोबली राइजिंग अलार्मिंग एंड स्प्रेडिंग फास्ट। द रेपो रेट इंक्रीज वाज द फर्स्ट सिंस 2018 से ये पहली बार रेपो रेट में हमको बढ़ोतरी देखने को मिली है। रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट के अंतर्गत क्या होता है, ये है बैंक और ये है आरबीआई। बैंक को यदि आरबीआई से पैसा उधार लेना है, बैंक जाएगा आरबीआई के पास और आरबीआई से उधार लेगा। यदि बैंक को ज़्यादा पैसे में, मतलब इंटरेस्ट रेट आरबीआई यदि हाई लगा रहा, ठीक है, रेपो रेट को यदि आरबीआई बढ़ा दे रहा है, तो बैंक क्या सोचेंगे, अभी हमें लोन महंगा मिल रहा है, ब्याज हमें महंगा मिल रहा है, अभी हम आरबीआई से पैसा नहीं लेते हैं, हमारे पास जितनी नोट है इसी से हम काम चलाएंगे, अभी 4 नोट है तो इतने से ही हम काम चला रहे हैं, इसको हम बढ़ाएंगे नहीं अभी, है ना। आरबीआई भी यही चाहता है कि मार्केट में पैसे की बढ़ोतरी हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इसलिए अब और नोट मुझे बैंक को नहीं देना, इसलिए मैंने क्या काम कर दिया, रेपो रेट को बढ़ा दिया ताकि बैंक मेरे से पैसे ना लें, मार्केट में पैसा जितने का उतना ही रहे। ये काम किया है आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा करके। लेकिन एक बात यहाँ से ये हो जाती है, यदि रेपो रेट बढ़ा देता है, अब चूँकि बैंकों को भी पैसा ज़्यादा रेट में मिल रहा है, तो बैंक क्या काम करेंगे, यदि मैं बैंक के पास जाऊँगा तो मुझे भी बैंक थोड़ी सी ब्याज दर बढ़ा के आपको लगाने वाला है।
आगे बताया जा रहा है आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। उनका कहना है एमपीसी ने एक ऑफ साइकिल मीटिंग रखी थी, रिव्यू किया था लेटेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें ये भी शामिल था यूक्रेन की क्या कंडीशन है, उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके अलावा डिसाइड किया था इंक्रीज द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स इन ए बिड टू कर्ब एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन। तो जो महंगाई बढ़ रही है उसको हम कैसे करके कम कर सकते हैं, इसके चक्कर में जो एमपीसी कमेटी है उसने मार्केट को देखी समझी, उसके बाद रेपो रेट को उसने बढ़ाने का सजेशन दिया था। एक टर्म इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यूज़ करी गई है कैश रिजर्व रेशो, जिसको शॉर्टकट में हम CRR बोलते हैं। इसको भी आरबीआई ने क्या काम कर दिया है, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। मतलब पहले 4 रहा होगा तो वो 4.5% हो गया विथ इफेक्ट फ्रॉम 21 मई, सो एज टू ड्रेन सरप्लस लिक्विडिटी ऑफ अबाउट 87,000 करोड़ रुपया। मतलब कि अब बैंकों को आरबीआई के पास ज़्यादा मनी रखना पड़ेगा, ज़्यादा नोट रखना पड़ेगा। इससे आरबीआई 87,000 करोड़ रुपया मार्केट में जो चल रही हैं नोटें उनको वो अपने पास रखने वाला है, क्योंकि वो चाहता है इन्फ्लेशन जो बढ़ा है, मतलब सरप्लस जो मनी हो गया है उसको कैसे करके मैं अपने पास रख सकता हूँ, इसीलिए आरबीआई ने ये कदम उठाया है। इसके अलावा इसमें एक और वर्ड यूज़ किया गया है SDF, ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। एक प्रकार से लिक्विडिटी की विंडो है आरबीआई ने खोल दी है बैंकों के लिए। यदि आपके पास ज़्यादा मनी है तो आप हमारे पास में ला करके रख दीजिए, पार्किंग कर दीजिए। द आरबीआई ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस ए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 3.75% एज ए मेजर एम्ड एट नॉर्मलाइजिंग द कोर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। 3.7% हम आपको ब्याज देंगे, आपके पास यदि एक्स्ट्रा पैसा है तो आप हमारे पास जमा करके रख सकते हैं। अभी उसने 4.15 कर दिया, मतलब इसको बढ़ा दिया है। बढ़ाया इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक आरबीआई के पास में पैसा जमा करके रखें, क्योंकि उनको थोड़ा लोभ हो जाएगा कि बैंक हमें ज़्यादा ब्याज दर दे रहा है आरबीआई, तो हम अपने पैसे को वहाँ पर जमा करके रख देते हैं। अभी जो चीज़ मैं आपको बताया हूँ उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। क्या चीज़? MSF में क्या होता है, बैंक ना आरबीआई से उधार लेते हैं, और जो हम इसके पहले देखे थे उसमें क्या काम करते हैं, बैंक अपने पास जो एक्सेस मनी है उसको आरबीआई के पास ट्रांसफ़र कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया है, आरबीआई के पास यदि पैसा ज़्यादा है तो वो क्या काम कर देता है, मार्केट में यदि पैसा उसको डालना है तो वो MSF के जरिए बैंकों को ट्रांसफ़र कर देता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज़ ए प्रोविजन मेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कैन ऑब्टेन लिक्विडिटी ओवरनाइट इफ़ इंटर बैंक लिक्विडिटी कम्प्लीटली ड्राई। मतलब कि एक बैंक दूसरे बैंक से भी नहीं ले पा रहा है, उस कंडीशन में आप आरबीआई के पास जाओ और बोलो कि हमें पैसे की ज़रूरत है, आरबीआई आपको पैसे दे देगा। ऐसी फैसिलिटी कहलाती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब आप यहाँ पर एक दिमाग लगा करके सोचिए कि ये जो MSF है इसको थोड़ा ज़्यादा रखा है और जो SDF है उसको थोड़ा कम रखा, क्योंकि SDF के अंतर्गत क्या होता है ना, SDF के अंतर्गत बैंक आरबीआई को अपना मनी देते हैं, एक्सेस मनी है, तो इस रेट पर आरबीआई आपसे लेगा, क्योंकि आरबीआई को भी तो फ़ायदा कमाना है। वो आपके पास मनी रख रहा है और आपको 4.15 का ब्याज दे रहा है। लेकिन जब आप जो बैंक है, बैंक को जब ज़रूरत पड़ रही है तो वो आरबीआई के पास जा रहे हैं और आरबीआई उसको 4.65 के हिसाब से आपको क्या दे रहा है, ब्याज लगा रहा है। यहाँ पर भी आरबीआई कमा रहा है, आपसे लिया कम में और आपको दे रहा है ज़्यादा में। नेक्स्ट न्यूज़ जो हम देखने वाले हैं वो आई है वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट में पार्टिकुलर हम देखने वाले हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। वैसे तो कोई खास न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन वो चर्चा में इसलिए रहा है, iridescent play fireflies illuminate top slip in the Annamalai, the tiger river in Tamil Nadu. The image created by stacking several photographs shot over 15 minutes helped estimate an approximate count of fireflies. यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है इरीडिसेंट, ठीक है, इरीडिसेंट जिसका मतलब होता है इंद्रधनुष। प्ले फायरफ्लाइज, यहाँ जो फायरफ्लाइज वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब होता है जुगनू। इसको थोड़ा सा यदि हम जूम करेंगे ना तो ये एक प्रकार से जुगनू के जैसा दिखाई दे रहा है, जुगनू इंद्रधनुष के जैसे दिखाई दे रहा है, उसी को यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई है फोटोग्राफ के माध्यम से। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ बेसिक जानकारी यदि हम देखें तो 4 टाइगर रिजर्व हैं तमिलनाडु में, उसमें से एक है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा मतलब कि जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर इसकी लोकेशन है। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द अन्नामलाई
पराम्बीकुलम एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर्ड इन 2003 में एक एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, अन्नामलाई पराम्बीकुलम एलिफेंट रिजर्व। उसी का एक हिस्सा है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ये सराउंडेड है पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व से ईस्ट की तरफ में, मतलब कि यदि आप इसके पूरब की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पर हाथी वाला एक रिजर्व है जिसका नाम है पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, पहले एलिफेंट के नाम पर था, ईस्ट की तरफ में, ठीक है। और चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इराविकुलम नेशनल पार्क पड़ जाता है साउथ वेस्ट वाले साइड में, मतलब कि इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है और जो साउथ वाला हिस्सा है, साउथ और वेस्ट इधर वाले हिस्से में पड़ जाता है आपका। यहाँ पर मैं आपको मैप में ले सकता हूँ, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपका रहा ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, नीचे आप साउथ की तरफ जा रहे हो तो चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है, साउथ और वेस्ट की तरफ। अक्का मलाई पुलमेडू एक और ये नेशनल पार्क यहाँ पर बताया गया है, ये देखिए। मोनोबोली डिस्ट्रिक्ट अल्लीवियार रिजर्व फॉरेस्ट पड़ जाता है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ ताकि यहाँ से पूरी जो लोकेशन है वो एकदम क्लियर हो जाए। ये हम डायरेक्शन पर आ रहे हैं, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो अब इसके आप ईस्ट की तरफ चले जाइए, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ आप जाओगे तो पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व पड़ जाएगा आपका, यहाँ पर पड़ जाएगा आपका पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व। आप जाओगे चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इराविकुलम नेशनल पार्क, ये पड़ते हैं आपके साउथ वाले हिस्से की। ये नॉर्थ वाला हिस्सा है और ये साउथ वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर जो दो ठो चीज़ें हैं वो स्थित हैं, एक है चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा है इराविकुलम नेशनल पार्क। दो लोकेशन यहाँ आप देख लिए। टू द साउथ वेस्टर्न साइड सब बिलोंग कर रही, जो तीनों चीज़ें बिलोंग कर रही कहाँ से, केरला से बिलोंग कर रही हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है ये सराउंड है नेनमारा, वाझाचल, मलायुटूर एंड मरायूर रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ केरला। केरल का जो जंगल एरिया है यहाँ पर नाम बताए गए हैं उससे भी ये घिरा हुआ है। द रेंजेस फाउंड इन दिस रिजर्व इंक्लूड अमरावती, उदामू प्लेट, पोलाची, उलांडी, वालपराई एंड मानामबोली। यहाँ पर ये रेंजेस पाई जाती हैं। इसके बाद में राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी तो उसका जो देसी है पेरारी वलन, उसने 30 साल की सज़ा काट ली है। अब सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि 30 साल तो उसने जेल में काट ही लिया है, तो आप उसको रिहा क्यों नहीं कर रहे हैं। उसका जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर थोड़ा सा एक्शन लिया है। केंद्र सरकार कह रही है कि वहाँ का जो राज्यपाल है उसने अनुमति मांगी है राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि राष्ट्रपति का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं बचता है और राज्यपाल को सहमति देनी चाहिए कि वो जो है उसको रिलीव किया जाए। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, एक बीमारी से रिलेटेड है जिसका संबंध है केरल राज्य से, ठीक है। केरल स्टेट की ये न्यूज़ आई है, तो इस बीमारी के बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी देखने वाले हैं। इसके लक्षण की बात करें तो इसमें दस्त लगना, बुखार आना, पेट में ऐंठन होना, लगभग 7 दिन तक इसके लक्षण हो सकते हैं। नॉर्मली उपचार के तौर पर हम एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं और इसी से इसका बीमारी का इलाज किया जाता है। ये एक बैक्टीरियल बीमारी माना जाता है। पूरे देश के साथ साथ में केरल भी कोरोना से जूझ रहा है। इसी बीच राज्य में एक नए जीवाणु संक्रमण बैक्टीरियल इन्फेक्शन की आशंका है। माना जा रहा है कि ये और भी घातक हो सकता है क्योंकि एक संक्रमण फैलता भी है। एक 11 साल के बच्चे की जान जा चुकी है, वहीं कई अन्य भी संक्रमण की शिकायत कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट बताए गए हैं। इसके लक्षण, इस इन्फेक्शन का नाम है शिगेलोसिस और ये शिगेला नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं दस्त, बुखार, पेट में ऐंठन, 7 दिन तक रह सकते हैं। आमतौर पर उपचार एंटीबायोटिक दवाओं के माध्यम से होता है जो बीमारी की अवधि को कम कर सकता है, केवल अवधि को कम करेगा। और शिगेला बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कई सारे माध्यम से फैल भी जाता है। संक्रमित व्यक्ति के डायरिया से ठीक होने के बाद भी ये फैल सकता है। बताया जा रहा है इसका परीक्षण हम करते हैं मल परीक्षण के माध्यम, मतलब टॉयलेट का टेस्टिंग इसका किया जाता है। कोरोना के मामलों की तरह एक उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, ठीक है।
अपन को ठीक से हाथ धोना है। बैक्टीरिया एक संक्रमित सतह को छूने से तो फैलता ही है, बल्कि यह संक्रमित व्यक्ति द्वारा बनाए गए खाने से भी फैल जाता है। हालांकि सभी उम्र के लोग इससे संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन बच्चों में संक्रमण की संभावना ज़्यादा रहती है। केरल में भी जिन लोगों ने संक्रमण की सूचना दी है वे ज़्यादातर बच्चे ही हैं। जो लोग यात्रा कर रहे हैं वे भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि यात्रा के दौरान दूषित पानी पीते रहते हैं। ये पहली बार नहीं है जब केरल में संक्रमण की सूचना मिली है। 2019 में कोईलैंडी में बैक्टीरिया मिला था, जिसके बाद स्कूलों को मिड डे मील की स्वच्छता निगरानी में रखा गया था। वेस्ट लोअर प्राइमरी स्कूल कीजवेपुर के 40 बच्चों को 2019 में इसी तरह के लक्षणों के तहत भर्ती किया गया था। अब केरला ने प्रयास तेज कर दिए हैं ताकि सिगेला जो फैल रहा है उसको हम कंटेन कर सकें, उसकी रोकथाम कर सकें। मैनी डू इल आफ्टर टेकिंग स्वार्म इन करासगोड। बताया जा रहा है कई सारे लोगों ने जो स्वार्मा खाया था कसारगोड में, ठीक है, एक प्रकार की डिश होती है ये, उसी को खाने से ये फैला है। बताया जा रहा है एक तो रेस्टोरेंट है जहाँ का लोगों ने पानी पिया था, कुछ खाना खाए थे, इसी के चलते चलते उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ रहा है। फूड पॉइजनिंग के लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कंसिडरिंग एन आउटब्रेक ऑफ द बैक्टीरिया विथ मैनी पीपल हॉस्पिटलाइज विद द सिम्टम आफ्टर कंज्यूमिंग फूड एंड वाटर फ्रॉम द ईटरी, मतलब होता है रेस्टोरेंट या फिर कैफे। हॉस्पिटल हैव बीन आस्क्ड टू क्लोजली मॉनिटर। हॉस्पिटल को बोला गया है कि आप क्लोज मॉनिटरिंग करिए। दैट हैव सिम्टम्स ऑफ वोमिटिंग, फीवर एंड डायरिया। 3 लक्षण यहाँ बताए गए हैं। एक तो उल्टी होना, ठीक है, उल्टी के लक्षण हैं, बुखार भी है और डायरिया, तीनों लक्षण मिलाकर के बन गया है सिगेला। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखेंगे एक्सप्लेनर वाले पेज में जाकर के। यहाँ पर इंडिया की जो प्रेस को नंबर दी गई है, रैंकिंग दी गई है, वो बहुत ख़राब रैंकिंग दी गई है। इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स फ्रीडम में कैसी रही है, कौन कौन से इंडिकेटर हैं, ठीक है, जिनके आधार पर किसी भी कंट्री की रैंकिंग करी जाती है, और कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने इम्प्रूवमेंट लाया है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। इंडिया की रैंकिंग 2022 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रही है 150 आउट ऑफ 180 कंट्री हैं, उसमें उसको 150 नंबर मिला है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, ये रिपोर्ट है जो हाल में रिलीज़ की गई थी, किसके द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। कंट्रीज आर एवेल्यूएटेड ऑन 5 कॉन्टेक्चुअल इंडिकेटर। ये इंडिकेटर हमको याद रखना है। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कैसा है, लीगल फ्रेमवर्क कैसा है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट कैसा है, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सेफ्टी। ये 5 इंपॉर्टेंट इसके इंडिकेटर हैं, इसके हिसाब से ही उनको नंबर दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर और सेफ्टी। पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल एंड सेफ्टी, इस हिसाब पर किसी भी कंट्री को रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। इंडिया को डिस्क्राइब किया जाता है एज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ फॉर द मीडिया। मीडिया के लिए सबसे खतरनाक देशों में शामिल है। आप समझ सकते हैं कि मीडिया वही दिखाता है जो गवर्नमेंट चाहती है। ठीक है, ज़्यादातर मीडिया चैनल वाले, न्यूज़ चैनल वाले वही बताते हैं और वो सरकार की कोई भी आलोचना नहीं करेंगे, बस दिखाते रहेंगे रसिया यूक्रेन वार युद्ध। ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है, बेरोज़गारी कैसी है, मेडिकल कैसा है, शिक्षा का क्या लेवल है, इसकी रिपोर्टिंग करना वो छोड़ देते हैं और बस हिंदू मुसलमानों की डिबेट कराते रहते हैं। इसके अलावा हाईलाइट किया गया है सपोर्टर ऑफ द हिंदुत्व। हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा यहाँ से पर सपोर्ट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यदि आप एक धर्म को सपोर्ट करोगे तो दूसरे धर्म को आप दबाने की कोशिश करोगे। सपोर्टर ऑफ हिंदुत्व, द आइडियोलॉजी दैट एक्सपाउंड द हिंदू फार राइट वेज ऑल आउट ऑनलाइन अटैक ऑन एनी व्यूज़ दैट कन्फ्लिक्ट विद देयर थिंकिंग। बताया जा रहा है लास्ट ईयर रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग थी 142, इस बार तो और भी डाउन कर दी है, 150 मिला है इस बार तो। द टॉप 3 पोजीशन फॉर कंट्रीज विद द हाईएस्ट प्रेस फ्रीडम वर टेकन बाय द नॉर्डिक ट्रायो ऑफ नॉर्वे। इसको मिली है स्कोरिंग 92, डेनमार्क को मिली है 90, स्वीडन को मिली है 88। व्हाट इज़ RSF एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंडेक्स। ये इंडेक्स आखिर है क्या, इसको लाया क्यों गया। RSF एक प्रकार का इंटरनेशनल NGO है whose self-proclaimed aim is to defend and promote media freedom, जो चाहता है कि जो
हर देश की मीडिया है, प्रेस है, टीवी चैनल है, न्यूज़पेपर वाले हैं, सब एकदम फ्री तरीके से काम कर सके, किसी का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए काम करता है आरएसएफ, एक प्रकार से का इंटरनेशनल एनजीओ है। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। इट हैज़ कंसल्टेटिव स्टेटस विद द यूनाइटेड नेशंस, और कंसल्टेटिव स्टेटस है किसके साथ में? यूनाइटेड नेशंस के साथ में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स विच इट रिलीज एवरी ईयर, हर साल इसको ये रिलीज करता है, is to compare the level of press freedom enjoyed by the journalist and media in 180 countries and territories। वो नापता है कि कौन से देश में किस प्रकार की फ्रीडम को वो लोग महसूस कर पा रहे हैं, मीडिया चैनल वाले। इसकी मेथोडोलॉजी की यदि हम बात करें तो बताया जा रहा है कंट्री को रैंकिंग दिया जाता है आफ्टर बीइंग असाइंड ए स्कोर रेंजिंग फ्रॉम 0 से लेके 100 विथ 100 रिप्रेजेंटिंग ए हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ द प्रेस फ्रीडम, और 0 का मतलब है एकदम आप 0 हो गए हो। द स्कोरिंग हैज़ 2 कंपोनेंट, इसके 2 कंपोनेंट बताए जाते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एक है, दैट टैलीज अब्यूजेस अगेंस्ट जर्नलिस्ट, कितने लोगों को गाली दी है, अब्यूज हुआ उनका, एंड मीडिया आउटलेट को। एंड एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है, यहाँ केवल अब्यूज़ का मतलब गाली देना अकेला नहीं है, मारपीट भी हो सकता है, हत्या भी हो सकती है। और दूसरा रहता है क्वालिटेटिव एनालाइज बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेज ऑफ प्रेस फ्रीडम स्पेशलिस्ट। ये लोग रिस्पॉन्स करते हैं और बताते हैं, जिनमें शामिल है जर्नलिस्ट, रिसर्चर, ह्यूमन राइट डिफेंडर टू एन आरएसएफ क्वेश्चन रीच। कुछ क्वेश्चन इस एनजीओ की तरफ से पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से क्वालिटेटिव नंबर दिए जाते हैं। कंट्री को एवल्यूट किया जाता है 5 कॉन्टेक्चुअल इंडिकेटर में, पॉलिटिकल, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड सेफ्टी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, इंडिकेटर की बात करें, इसमें कंसिडर किया जाता है अमंग द थिंग, जैसे कि द डिग्री ऑफ सपोर्ट फॉर द मीडिया इन देयर रोल ऑफ होल्डिंग पॉलिटिशियन एंड गवर्नमेंट टू अकाउंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। कितने डिग्री का सपोर्ट दिया गया है मीडिया को, ठीक है, कि उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया है पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, कि आप अपने पब्लिक इंटरेस्ट फिक्स करो, इसके लिए हमें कितना सपोर्ट दे रहे हो आप, ये भी आ जाता है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत। A subsidiary score ranging from 0 to 100 is calculated for each indicator, and all the subsidiary scores together contribute to global score. India, which had a global score of 53 in the 2021 index, could muster only 41 this time.